हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं रसायन हिंदी माध्यम का अध्याय 1 है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका लेक्चर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य या पदार्थ है क्या, द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और द्रव्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। लेक्चर फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखना, क्योंकि उसमें रसायन विज्ञान का परिचय, रसायन विज्ञान का विकास और उसका महत्व, ये 3 टॉपिक्स हम उस वीडियो में देख चुके थे। बाद लेक्चर फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप लेक्चर फर्स्ट को भी देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप द्रव्य पढ़ते हैं कि द्रव्य या पदार्थ है क्या, क्योंकि जब रसायन विज्ञान आपने शुरू किया तो उसमें आपने पढ़ा था कि रसायन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पदार्थों के या द्रव्य के गुणधर्मों, अभिक्रियाओं और संगठन का अध्ययन किया जाता है। तो हमें सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि द्रव्य या पदार्थ हैं क्या। द्रव्य क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो, यानी कि उसका आयतन भी हो, उसे हम द्रव्य बोलते हैं। ठीक है। द्रव्यमान से मतलब है किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्य की कितनी मात्रा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि आपने एक ईंट को लिया, ठीक है। जब आप एक ईंट को लेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं ईंट के अंदर जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, जैसे आपने देखा ईंट किससे बनी होती है? बालू के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो जो छोटे छोटे कण हैं उनका मान क्या रहेगा जब इसको आप तोलेंगे या कुछ भी करेंगे? तो इसको ही द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। तो इसका एक द्रव्यमान हो गया। और स्थान भी घेरे, जैसे आप ईंट को कहीं रखेंगे तो उसको रखने के लिए कितनी भी जगह की आवश्यकता होगी, तो वो स्थान भी घेरेगी। इसका मतलब उसका आयतन भी कुछ होना चाहिए। जैसे ईंट क्या होती है? घनाभ होती है, तो उसका भी कुछ आयतन होता है, घनाभ का आयतन। तो ये दोनों वस्तुएं द्रव्य के लिए ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है द्रव्यमान और स्थान घेरना, यानी कि आयतन। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि द्रव्य या पदार्थ क्या होती है। डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु और सभी जीव, ये सभी द्रव्य के ही उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। जब आप पदार्थ को पढ़ते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है। ठोस पढ़ेंगे, द्रव पढ़ेंगे और गैस पढ़ेंगे। द्रव्य की अवस्था में देखिए, आपको 3 डायग्राम दिए हैं एनसीईआरटी ने, इनसे आपको सभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा है गैस। ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य और द्रव ये अलग हैं। ठीक है। द्रव्य होता है पदार्थ, और द्रव क्या होता है? जो बहने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, बहता है तो वो द्रव हो गया। ठोस, द्रव और गैस में कणों की व्यवस्था इसमें दिखाई गई है, और उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से इनके कणों की व्यवस्था होती है। देखिए, आप ठोस में देख सकते हैं जो इनके कण हैं, ठोस के जो कण हैं वो काफ़ी पास पास हैं, निकट निकट हैं। ठीक है। कितने पास हैं इनके जो कण? तो जो ठोसों की में जो कणों की व्यवस्था है वो काफ़ी क्रमबद्ध रूप से पास पास है, और द्रव में थोड़े दूर दूर हैं, और गैसों में और दूर दूर हैं जो इनके कण हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ठोस हैं उनका जो आयतन है वो निश्चित होगा। ठीक है। जो द्रव हैं उनका भी आयतन निश्चित होगा, लेकिन गैसों का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होगा। कितनी जगह घेरें वो निश्चित नहीं है। जिस प्रकार के बर्तन में आप गैस को रख देंगे पूरे में फैल जाएगी वो। और द्रव है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आप जैसे ही बर्तन में उसको रखेंगे उसी आयतन में वो ढल जाएगा और एक निश्चित जगह को वो घेर लेगा। ठोसों का भी आयतन निश्चित होता है। और आकार की जब हम बात करें तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव को जब आप किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसी का आकार वो ले लेता है, और गैस का भी आकार ना आयतन, ये दोनों ही निश्चित नहीं होते। ठीक है। अब हम देख लेते हैं थ्योरी क्या है इसमें,
कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। फर्स्ट हमने देखा ठोसों का जो आयतन है वो निश्चित होता है और निश्चित आकार होता है। ये दोनों ही आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जिस प्रकार के बर्तन में आप उसको रख देंगे उस पात्र का ही आकार वो ले लेता है। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता, वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ठोस, द्रव और गैसों में अंतर क्या है। ये तीनों ही पदार्थ हैं लेकिन अंतर इसमें है। देखिए, अब एनसीईआरटी में बताया गया है कि ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला जा सकता है। ठीक है, दाब और ताप की परिस्थितियों में परिवर्तन करके, और गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में भी बदला जा सकता है। कैसे? जब आपको ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है तो आपको उसे ठंडा करना होगा। मैं आपको बर्फ़ का एग्जाम्पल करके बताता हूँ यहाँ पर। जब आप बर्फ़ लेंगे तो वो ठोस होती है, और जब वो द्रव हो जाता है तो वो H2O यानी कि पानी बन जाती है। H2O तो रहता ही है, वो पानी हो जाती है। ठीक है, और जब आप उसे गर्म कर देते हैं तो वो गैस में बदल जाती है, वाष्पशील हो जाती है। ठीक है, तो आप गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में, और ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गर्म। जब आप ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा। जब द्रव को आप गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। ऐसे ही जब गैस को आप ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और जब द्रव को आप ठंडा कर देंगे और ज़्यादा तो वो ठोस में। तो इसको आप समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम पदार्थों का वर्गीकरण या द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य है उसको मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में बांटा गया है। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में, मिश्रण को समांगी और विषमांगी में बांटा गया है, और शुद्ध पदार्थ को तत्व व यौगिक में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप देख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ अथवा घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब क्या करेंगे आप दो या अधिक पदार्थ लेंगे और किसी भी अनुपात में उनको मिक्स कर देंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। और मिश्रण को भी समांगी और विषमांगी में बांटा गया है। ठीक है, जैसे जल में आपने चीनी का विलयन किया, जल लिया और उसमें चीनी को घोल दिया। जब आप घोल देंगे तो ये विलयन बन जाएगा और ये विलयन ही मिश्रण होगा। हवा में आप देख सकते हैं, हवा में कई प्रकार के धूल के कण होते हैं, कई गैसेस होती हैं, तो हवा भी एक मिश्रण ही है। चाय भी एक मिश्रण है। जब आप चाय को बनाते हैं उसमें दूध डालते हैं, पानी उसमें डालते हैं, शक्कर डालते हैं, और भी कई चीज़ें जैसे अदरक डाल दिया, तो ये सब पदार्थ डाले जाते हैं तो वो चाय बनती है, तो वो भी एक मिश्रण हो गया। अब मिश्रण को ही दो प्रकार से बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। तो आपने देखा होगा जल में जब चीनी को मिलाया जाता है तो उसमें जो कण रहते हैं जल के और चीनी के, वो पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है, और पूरे मिश्रण में एक समान वितरित हो जाते हैं। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। लेकिन विषमांगी मिश्रण की जब आप बात करेंगे तो विषमांगी मिश्रण में ऐसा मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते और पूरे मिश्रण का संगठन एक समान नहीं होता। जब आप चीनी और नमक तथा दाल के दाने और गंदगी के कण जब मिक्स करेंगे तो वो मिश्रण तो कहलाएगा, लेकिन वो घुलेंगे नहीं आपस में, उनको आप आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन जब चीनी और जो पानी है उसको आप घोलेंगे तो उसको भी आप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग करने के लिए आपको उसको गर्म करना होगा ताकि जो पानी है वो वाष्प में बदलकर उड़ जाए और चीनी वहीं पर रह जाए बर्तन में। ठीक है, तो आपने समझा समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। अब हमें आगे देखना है। देखिए, आपने जैसे कि यहाँ पर देखा था कि द्रव्य है वो मिश्रण और शुद्ध पदार्थों में बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ, जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। संघटक कण यानी कि जिन पदार्थों से मिलकर वो पदार्थ या तत्व बना हुआ है, जैसे तांबा है, चांदी है, सोना, जल और ग्लूकोज। जल कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु,
इन दोनों से मिलकर जो आपका पानी है वो बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये संगठक कण हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि संगठन जो कण होते हैं वो क्या होते हैं। अब हमें देखना है शुद्ध पदार्थ हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व और यौगिक में आपको अंतर समझना चाहिए। देखिए, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। आपने कोई तत्व लिया, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम Na, तो आप देख सकते हैं सोडियम का जब तत्व होगा उसमें सोडियम के अलावा कोई और दूसरा तत्व नहीं होगा, किसी दूसरे तत्व के परमाणु नहीं होंगे या अणु नहीं होंगे। ठीक है, सोडियम अकेले के ही परमाणु होंगे। तो ये हो गया आपका तत्व। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तांबा और चांदी आप देख सकते हैं। और यौगिक में क्या रहता है, जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने H2O का एग्जाम्पल लिया था। जैसे कि आप हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक लेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे यानी कि जब ये रिएक्शन करके ऐड होंगे तभी जल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। ऐसे ही आप अमोनिया को बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी यौगिक के उदाहरण हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, परमाणु और अणुओं का निरूपण कैसे होता है। जब आप कोई भी एटम को देखते हैं, परमाणु को देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोडियम है वो Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं पर हाइड्रोजन को आपने देखा होगा तो वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि H के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु है और अन्य परमाणु से मिलकर H2 यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है और इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और ऑक्सीजन का भी O2 के फॉर्म, ऑक्सीजन का जो परमाणु है O और O मिलकर O2 बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणुओं का निरूपण होता है। अब यहां पर देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का ये डायग्राम दिया गया है। इसमें जल का अणु, जो जल है वो ऑक्सीजन के एक अणु और हाइड्रोजन के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड सी यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का निरूपण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु, कार्बन का एक परमाणु से संयोजित होता है। अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित और स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह अनुपात किसी भी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो जल है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, जबकि जल की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। ऑक्सीजन का गुण होता है आग जलने में मदद करना, बल्कि जो H2O का गुण है वो आग को बुझाने का काम करता है। यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी वो जल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही भिन्न है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं परंतु उनके संयोजन से बना यौगिक अर्थात जल एक द्रव है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। ये जानना भी आवश्यक होगा कि हाइड्रोजन तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होती है, परंतु जल का उपयोग एक अग्निशामक के रूप में किया जाता है। यानी कि जो परमाणु हैं इनके, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उनका गुण अलग होता है। उसके बाद जो यौगिक बन जाते हैं तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे देखेंगे और इस चैप्टर को आगे करके कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला लेक्चर जल्द ही आने वाला है।